हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 जिसका लास्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं, पार्ट 3। तो इसका टॉपिक है गुणों में आवर्तिता। तो बेटा गुणों में आवर्तिता का मतलब देखिए क्या होता है कि अब आपको ये देखना है कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं आने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर आने पर क्या होता है, क्या गुणों में परिवर्तन होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के कई भौतिक एवं रासायनिक गुणों को स्पष्ट किया जाता है। यदि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे या आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बढ़ने या घटने का एक निश्चित क्रम दिखाई देता है कि अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो तत्वों के भौतिक गुण जो है और रासायनिक गुण जो है उनका बढ़ने और घटने का आपको पता लग सकता है। तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या देखिए, परमाणु के आयतन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यह एक बहुत ही छोटी इकाई होती है। परमाणु का आयतन कोश, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। परमाणु के आयतन कोश से नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, अतः नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ना, प्रोटॉन की संख्या ये भी बढ़ती है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी बाएं से दाएं जाने पर। तो अतः नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। इस कारण आयतन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो इसका आकर्षण होगा यहाँ से, और आकर्षण होगा तो ये पास हो जाएगा और पास में जाएगा तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बताना चाह रहा है। परमाणु में आयतन कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। कि ये जो नाभिक जो है इसको आकर्षित कर रहा है और जिस बल से कर रहा है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश इसको कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं इसको, जिस आकर्षण बल से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आयतन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के परस्पर प्रतिकर्षण बल से कुछ मात्रा में नाभिकीय आकर्षण बल संतुलित हो जाता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश महत्वपूर्ण गुण है जिससे आवर्त सारणी में गुणों की आवर्तिता प्रभावित होती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। अगर बाएं से दाएं जाओगे तो इसका मान जो है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे आओगे तो कम होता है, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे, ठीक है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, साथ ही कोशों की संख्या बढ़ेगी और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा और परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। देखिए इसमें परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। तो परमाणु की त्रिज्या क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो कोशों की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का क्रमांक बढ़ेगा तो कोशों की संख्या बढ़ेगी और कोश बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, ये ज्यादा बड़े होते जाएंगे तो ये त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जितने अधिक कोश होंगे उतनी ही अधिक त्रिज्या का मान होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें गुणों में आवर्तिता में, परमाणु में त्रिज्या में, ये 4-5 लाइनें जो है वो आप लिख लेंगे। उसके बाद में आता है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या देखिए क्या होती है,
जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है, तो आयन का निर्माण होता है। आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने में आयन बनते हैं, और आयन की जो त्रिज्या होती है उसे हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं, आयन की त्रिज्या को। तो देखिए, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन का निर्माण होता है। तो देखिए, सोडियम परमाणु जो है वो Na, इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन का निर्माण हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ निकाल दिया अलग, तो ये धनायन बन गया। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो धनायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है अंदर आएगा तो ऋणायन का निर्माण होता है। धनायन निर्माण में इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु का आयतन कोश पूरी तरह समाप्त हो जाता है तथा शेष इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। अतः हमेशा धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। मतलब धनायन जो है उसका आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला आता है इसमें आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी देखिए क्या होती है। आयनन एंथैल्पी देखिए, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। मतलब ये जो एनर्जी होती है जो दी गई है इलेक्ट्रॉन को उदासीन परमाणु से पृथक करने के लिए, इसको आयनन एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। तो उदासीन परमाणु प्लस आयनन एंथैल्पी मतलब धनायन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा, तो इसमें धनायन और इलेक्ट्रॉन बनता है। तो इस प्रकार से हम आयनन एंथैल्पी को बताते हैं कि देखिए, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होने से एवं प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन हो जाता है। अतः आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को पृथक करना कठिन हो जाएगा, मतलब कि कोशों की संख्या कम होगी तो परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ही पृथक नहीं किए जा रहे वहां पर आयनन एंथैल्पी जो है वो उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। और एक ही वक्त में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता है। तो देखिए, जहां पर परमाणु का आकार कम होता है वहां इसका मान बढ़ता है, और जहां पर परमाणु का आकार बढ़ता है वहां इसका मान कम होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप आराम से इसको अलग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहां पर अलग नहीं कर सकते क्योंकि आकार छोटा हो जाता है तो उनका पावर नहीं चल पाता। इसके बाद में आती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देखो, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, मतलब जुड़ना। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, कि उसमें जो ऋणायन बनाया तो ऋणायन बनने के कारण जो ऊर्जा मुक्त हुई है। मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो जैसे उदासीन परमाणु प्लस इलेक्ट्रॉन, उदासीन परमाणु प्लस इलेक्ट्रॉन, तो आगे क्या बनेगा देखिए, आगे बनेगा ऋणायन और मुक्त ऊर्जा। ऋणायन प्लस मुक्त ऊर्जा। तो ये जो मुक्त ऊर्जा आई है, ये मुक्त ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मिलाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है या मिलकर जो ऊर्जा आती है वो बंधुता कहलाती है। अब आता है विद्युत ऋणता। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। विद्युत ऋणता, सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। मतलब असमान परमाणु, उनके बंध रासायनिक बंध जो बने हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन है रासायनिक बंधों के, उनको आकर्षित किया जाता है। तो आकर्षित करने के गुण को ही विद्युत ऋणता कहते हैं। परमाणुओं के बंधों के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण। तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, जिससे विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। परमाणु का आकार जहां छोटा होगा वहां इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाना आपको तब, उसके बाद में देखिए एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणता का मान घटता है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं वर्ग में तो परमाणु का आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणता का मान घटता है। तो ये हो गई इनकी कहानी, किताब में दे रखी है। यही चीज आपको याद रहनी है ज्यादा। एक तो परिभाषा है इनकी, और परिभाषा के बाद में कि बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है और ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, ये आपको याद रखना है। यही परीक्षा में आएगा। 4 आवर्तिता है, सभी की आवर्तिता आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपका जो नया टॉपिक है वो आता है संयोजकता। वैलेंसी देखिए क्या होती है, संयोजकता। देखिए संयोजकता में मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। संयोजकता में कुछ भी नहीं है कि जिनके बाह्यतम कोश में एक, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता सेम होती है। अगर बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है 4 होगी, 4 तक। जिनके बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश मतलब सबसे बाहर का, तो उनकी संयोजकता निकालने के लिए 8 माइनस करते हैं। जैसे 5 है किसी के में तो 8 माइनस 5 करके इसकी संयोजकता आ गई 3, 8 माइनस 6 कर दिया इसकी संयोजकता क्या आ गई 2, 8 माइनस 7 कर दिया इसकी संयोजकता आ गई 1 और 8 माइनस 8 कर दिया तो इसकी संयोजकता आ गई 0। और 0 वाला होता है अक्रिय गैस।
इस प्रकार से आपको संयोजकता निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है। तो ये टॉपिक यही क्लियर होता है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, तुरंत समझ में आ गया कि जिसके बायतर कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता वही होती है, जबकि जिसके बायतर कोश में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है तो उनको 8 माइनस कर देते हैं, वो जो आएगा वो उसकी संयोजकता होती है। अगला टॉपिक देखिए, इसमें परमाणु का आकार। परमाणु के आकार के बारे में हम जब बात करते हैं, देखिए क्या बोलेंगे, परमाणु का आकार एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी का माप है। ये नाभिक है, अब जितने कोश हैं इसके, ये बाह्यतम कोश से नाभिक की दूरी, ये बाह्यतम कोश है, ये सबसे लास्ट का, इससे नाभिक की दूरी होती है, वो परमाणु का आकार होता है। तो किसी तत्व के एक परमाणु का आकार ज्ञात कराना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि या तो ये एक ही वर्ग के सभी सदस्य समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, अतः परमाणु आकार उस परमाणु की त्रिज्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक परमाणु की त्रिज्या निम्न में से किसी भी रूप में हो सकती है। तो पहली आती है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हो तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये देखिए, ये जो है ये सहसंयोजक त्रिज्या है। समान परमाणु है, समान बंधों से जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, मतलब एक ही तत्व के दो परमाणु हैं, समान सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी का आधा कर दिया मैंने, ये हो गई सहसंयोजक त्रिज्या। क्या हो गई? सहसंयोजक त्रिज्या हो गई। उसके बाद में अगली आती है वान डेर वाल त्रिज्या। तो देखिए वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है, ये काम आप मेरे साथ साथ ही करते जाएं तो अच्छा होगा। तो देखिए वान डेर वाल त्रिज्या में क्या होता है कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के मध्य के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा। ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणु, देखो अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ अणु शब्द आया तो कम से कम दो तो अपन को लेने ही पड़ेंगे, दो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो दो का सेट, क्योंकि अणु बनेगा तो दो का सेट चाहिए। अब अपन को ये एक हो गया अणु, दो मिलके, ये हो गया अणु, दो मिलके, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, यहाँ ये नाभिक, यहाँ ये नाभिक, दोनों को मिलाया, इनके बीच की दूरी का आधा, मतलब ये हो गई आपकी वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या असमान जो आपके ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणु, निकट स्थित है, अनाबंधित है, बंध नहीं पड़े, इनमें बंध देखो ये जुड़े हुए हैं, इसमें बंध नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है, जो कि आपको सामने भी दिख रहा है। ये आगे दोनों समझ में ये परीक्षा में आपके आ सकते हैं। अब आता है धात्विक एवं अधात्विक गुण।
धात्विक एवं अधात्विक गुण देखिए, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसका धात्विक गुण कहलाती है। मतलब जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन का निर्माण होता है, धनायन बनता है, तो इसे ही हम धात्विक गुण कहते हैं। जैसे कि वर्ग 1 के क्षार धातु सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं। वर्ग 1 के क्षार धातु ये धनायन का निर्माण कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए हम जो है इनके धात्विक गुणों को बताते हैं। ये सर्वाधिक धात्विक गुण रखते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उसका अधात्विक गुण कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऋणायन का निर्माण होता है तो ये कहलाता है अधात्विक। ये तो हो गया धात्विक और ये हो गया अधात्विक। तो इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग रहा है परमाणु तो धनायन का निर्माण होगा, ये धात्विक गुण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऋणायन का निर्माण होगा, ये धात्विक गुण कहलाते हैं। ध्यान रखना है आपको। तो वर्ग 17 के हैलोजन वर्ग के तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। वर्ग 17 के हैलोजन तो ये क्या कहलाएंगे, अधात्विक गुण वाले कहलाएंगे। यहाँ पर ये कहलाएंगे धात्विक गुण वाले कहलाएंगे, क्योंकि वर्ग 1 के क्षार धातु तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं इसलिए धनायन बनता है और वो धात्विक गुण रखते हैं। और वर्ग 17 के हैलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋणायन का निर्माण होता है इसलिए ये धात्विक गुण कहलाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणुओं का आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होता जाता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आयनन एंथैल्पी का मान बिगड़ता है और धनायन का निर्माण सरलता से होता है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है तथा प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। तो आयनन एंथैल्पी का मान क्रमिक रूप से बढ़ता है और धनायन का निर्माण सरलता से नहीं होता। तो जिसमें धनायन का निर्माण हो रहा है तो वो तो धात्विक गुण रखेंगे, जिसमें धनायन का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसमें ऋणायन बन रहा है वो अधात्विक गुण रखेंगे। ये चीज आपको नोट करनी है। अब आप देख लीजिए किताब में क्या क्या दे रखा है, वो वहां पर जो है धनायन का निर्माण होता है या नहीं होता। आवर्त सारणी में इस प्रकार धातु अधातु को पृथक करने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन जाती है जिसके समीप स्थित दोनों प्रकार के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। इस तत्व को उपधातु कहते हैं। इस रेखा पर आने वाले उपधातु तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एवं पालोनियम है। तो ये क्या है, ये उपधातु है, ठीक है। तो धातु और अधातु का दोनों का गुण रखती है उपधातु। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है। ये 3 पार्ट्स हैं इसके, वो सब आपको देखने हैं, नोट करने हैं। आपको ईमानदारी से जो है इसको पढ़ना है, चैप्टर को नोट्स तैयार करने हैं। जब तक कि हमारी स्कूल ओपन नहीं होती ऑनलाइन क्लासेज आपको लेनी है रेगुलर और अच्छा परफॉर्मेंस देना है। थैंक यू बच्चों। आगे अगला चैप्टर देखेंगे।